उद्धव ठाकरे जी का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो भी पत्रकार थे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब एक दायरा, सीमित दायरा नहीं होता कि प्रदेश की राजनीति के दायरे में बात करिए आप। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़े हुए हैं। हमारी सीमाओं का विस्तार जो है पूरा ब्रह्मांड है, पूरा पृथ्वी है। तो अब हम अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो वहां पर ये छोटे स्तर की, प्रदेश स्तर की जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि ताकि आप प्रदेश के कुछ लोगों की तुष्टिकरण करें और बाकी लोगों को, जो आपके आपके ही शहर को चला रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, चाहे कलाकार वर्ग हो, जो भी हो, वो आपकी इंडस्ट्री में आए हुए हैं। मैं झुग्गी झोपड़ी वाले जो श्रमिक हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए, उनकी भी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप उनको हटा देंगे उस व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से, तो आप कल्पना नहीं कर सकते मुंबई जो जिस गति से दौड़ रहा है। तो इस बारे में मैं चेतावनी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सलाह और मेरा उनसे एक अभिवादन इस प्रकार का है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी किसी एक खास पक्ष की तुष्टिकरण के पीछे ना लगे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार हिंदी भाषा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये कह चुके हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में रहना है अगर तो मराठी बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलोगे तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे, वीडियो बना करके बराबर बेइज्जत किया जाएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है या फिर कहीं न कहीं हिंदी ना बोल करके हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र में मराठियों का अपमान करते हैं? देखिए, राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, इनका जो एक परंपरागत इतिहास देखेंगे तो ये कल भी बिहारी के नाम पे, यूपी यूपी वालों के नाम पे, बिहारी के नाम पे मतलब एक बिहारी होने का गाली देते थे, यूपी होने का गाली देते थे। जो यहाँ से प्रवासी जन जाते थे वहाँ पे, देखिए मैं ये कहूँगा कि जो अर्थ के मामले में कैपिटल ऑफ इंडिया है वो मुंबई है। वहाँ से चीज़ों को, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हाँ, आर्थिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे उनका परंपरागत, उनके बाप की विरासत नहीं है, और वो जब आएंगे कभी लखनऊ तो उनको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और उसका उन्हें सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करना होगा। कल का दौर कुछ दूसरा था, आज का दौर कुछ दूसरा है। उनको, मुंबई भी भारत का हिस्सा है और यूपी बिहार के लोग भी भारतीय हैं, और उन्हें एक राष्ट्रवादी होने की जरूरत है, ना कि क्षेत्रवाद के नाम पे। मराठी जैसी भारतीय संविधान में 22 से ज्यादा भाषाएं दर्ज हैं, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और हिंदी मातृभाषा है, तो मुझे लगता है उनको सम्मान करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो अब समय बदल गया, वो पहले वाला समय नहीं रहा है। अब बहुत लोग तर्कपूर्ण हो गए हैं, और जो ये बहुत चुटहे और नीच काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही केवल इनको मारने के लिए इनके पास सिर्फ गरीब लोग हैं। जो आम लोग वहाँ 10-12-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, ये उन्हीं को मारते हैं। नहीं। देखिए ये, क्या सलमान खान हिंदी नहीं बोलते हैं? अरे मैं कह रहा क्या हूँ ना, शाहरुख खान हिंदी नहीं बोलते हैं? मैं क्या मैं अजय देवगन हिंदी नहीं बोलते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अपने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सब विदेश में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे मराठी बोलते हैं क्या? वहाँ पे जूता मार के भगा दिए जाएंगे ना, वहाँ पे लतिया दिए जाएंगे, वहाँ पे जेलों में भर दिया जाएगा। अपने बच्चों को आप जो है हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं, लंदन में पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं, कनाडा में पढ़ा रहे हैं। दूसरों के बच्चों को आप क्षेत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, भाषावाद के नाम पे, संप्रदायवाद के नाम पे, पंथवाद के नाम पे आप विभाजन करने का काम कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से जनता को भी बचने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनकी कोई रेलेवेंट और प्रासंगिकता नहीं रहेगी। बार-बार कह रहे हैं कि शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने तो माइक मतलब स्टेज से कहा, मंच से कहा कि अगर आप हिंदी नहीं बोलेंगे मतलब हिंदी बोलेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे, तब आपके लिए सही नहीं होगा। उनसे पूछा गया क्या सही नहीं होगा? तो कह रहे हैं वही होगा जो हो रहा है। तो क्या शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये डॉन है कहीं के, गुंडे हैं कि जो होगा पता चल जाएगा? मतलब कोई आदमी कहे ऑन माइक कह रहा है, टीवी मीडिया में कह रहा है, इतना बड़ा नेता है वो, महाराष्ट्र का नेता है, अपने आप को नेता कहते हैं। हालांकि कभी पूर्ण रूप से सरकार में नहीं आए हैं कि पूर्ण बहुमत सरकार पाए हों, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगा। क्या एक जननायक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़े नेता की ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए? देखिए, जब हमें चीजें विरासत में मिलती है,
एक होता है डोर टू डोर जा करके कैंपेनिंग करके जमीन को साध करके नेतृत्व को हासिल करना। एक होता है परंपरागत चीजों को विरासत में मिल जाती है। कहते हैं विरासत में सियासत तो मिल जाती है, लेकिन वो जो एक सद्बुद्धि होती है, सदाचरण होता है, एक लोकतांत्रिक एक समझ होती है, वो नहीं मिल सकती है आपको। तो इन लोगों के पास लोकतांत्रिक समझ नहीं है, एक लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनसे इतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे इनकी जो प्रवासी मजदूर हैं बेचारे, जो यहाँ से जाते हैं बिहार से, यूपी से, एमपी से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, वहाँ पे जाते हैं, कुछ थोड़ा सा आश्रय मिलता है, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा पैसा लेते हैं, बस उनकी इनकी बस वहीं तक इनकी पकड़ है, बाकी इनकी कोई पकड़ नहीं है। जिस दिन बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, हिंदी भाषी लोग जो हैं, हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो मातृभाषा का सम्मान करने वाले लोग हैं, जिस दिन यही केवल बहिष्कार कर देंगे ठाकरे का, ठाकरे परिवार का, तो ये कहीं नहीं रह जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, ये कभी सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। अब लोगों में बड़ा बदलाव आ चुका है, उनके स्वाभिमान जग चुका है। आप उनके स्वाभिमान से खेलेंगे तो आप ये लोकतांत्रिक समझ जिस दिन लोगों में आ जाएंगी तो आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे और कहीं का नहीं रखेंगे और आपको कभी सत्ता में वापस आने नहीं देंगे। हिंदी का अपमान कहीं न कहीं हिंदुस्तान का अपमान तो नहीं, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। कभी भी लोग कहते हैं हिंदुस्तान। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आप संपूर्ण भारत में कहीं चले आइए, आप तो हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलते हैं तो आपको आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया लोग समझते हैं, आपको हिंदी में ही जवाब देंगे। हर जगह आप हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अवधी बोली जाती है, ब्रिज में ब्रिज भाषा बोली जाती है, और खड़ी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन कभी आपने यहाँ पर नहीं देखा होगा किसी को भोजपुरी बोलने पीटा जाए, वीडियो बनाया जाए, मारा जाएगा, कि कभी कोई इंग्लिश में मान लो आपसे, आपको इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती है, कोई आपसे इंग्लिश में बात करेगा, मान लो कोई आपसे कहे कि इंग्लिश में बात करिए, आप नहीं बोल पाए, आपको कोई मारेगा? नहीं मारेगा, बल्कि वो आपको कन्विंस करेगा कि भाई हम ये कह रहे हैं, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, मतलब समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन जिस प्रकार से मार रहे हैं, हमने देखा कि एक वीडियो जो है ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें जो है एक आदमी कपड़ा बेचता है सड़क किनारे, तो एक मैडम जी आती हैं, वीडियो ऑन करती हैं कैमरे का, कहाँ से आए हो? कहता है बिहार से आए हैं मैडम। वहाँ खाने को नहीं है, वहाँ अन्न नहीं होता है, भोजन नहीं पाते हो बिहार में, यहाँ क्या करने आए हो? अब वो आदमी एकदम, बस उसके आंखों से आंसू गिरने वाले थे, क्योंकि आप इतनी बड़ी पब्लिक है, नहीं डरना एक अलग चीज होती है, जलील होना एक अलग चीज है। आप डर जाते हैं लेकिन आप जलील हो जाते हैं, आप जलील हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जलील किया गया उसे। तो क्या किसी को हिंदी ना बोलने की वजह से, उत्तर प्रदेश बिहार का होने की वजह से जलील करना ठीक है? मतलब मराठी हैं आप, महाराष्ट्र के हैं, तो आप तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की बात कही जाती है, कोई आदमी बाहर का आता है तो हमारे लिए वो देवता के तुल्य होता है, तो क्या अपने देवता को मराठी लोग ऐसे सम्मान देंगे? नहीं, देखिए वो जो कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति है वो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक महिला चलते हुए राह पे चलने वाली महिला ये तय नहीं करेगी कि भारत देश का नागरिक कहाँ पे रहेगा और कहाँ पे बिजनेस करेगा और कहाँ पे वो जो है परिवार बसाएगा, वो उसके क्षेत्र से बाहर है। मुझे लगता है ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, लोगों को संवैधानिक जानकारी भी होनी चाहिए। अगर उसे संवैधानिक जानकारी होती तो मुझे लगता है उसको वो मुंह तोड़ जवाब देती और वो खुद रोते हुए महिला जाती। क्योंकि भारत जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत जीने वाला देश है, वहाँ पे इस तरीके से भावनात्मक लोगों पे टॉर्चर करना ठीक नहीं है ना। अब उसको समझ होती तो टॉर्चर खाली गरीब तबके के लोगों के लिए है, बड़े और ताकतवर लोगों के लिए कोई टॉर्चर नहीं है। मैं तो कह तो रहा हूँ जो समृद्धशाली लोग हैं। राज ठाकरे खुद मीडिया को जो बाइट दे रहे हैं उसमें हिंदी में बात कर रहे हैं। अब आपको हिंदी से अगर इतनी नफरत है तो आप मराठी बोलिए, मराठी बोलिए आप भाई, आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, उनको इंग्लिश आती नहीं, मराठी कोई समझता नहीं है, हिंदी मातृभाषा है, तो उनको बात करना पड़ेगा, हिंदी में बात करना पड़ेगा। अभी मैं खुद सुन रहा था तो लड़खड़ा रहे थे, वो राज ठाकरे थे, वो लड़खड़ा रहे थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि चीजें इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं एक फिर कह रहा हूँ कि जो हमारी विरासत है, विरासत में सियासत मिल सकती है लेकिन आचरण नहीं मिलेगा। उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जमीन पे जाना पड़ेगा,
लोगों की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, सारे सब कुछ करने के बाद चीजें आएंगी और मुझे लगता है वो ये नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें हमारी इच्छा शक्ति भी काम करती है, उसकी भी जरूरत है, मुझे लगता है राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे को आप क्या सलाह देना चाहेंगे एक उत्तर प्रदेश के वासी होने के नाते, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र से बाहर आओ, उत्तर प्रदेश में एंट्री करोगे, जान जाओगे हिंदी भाषी कौन है। अरे यार मातृभाषा है यार, आप भी पढ़े लिखे होंगे, वो भारतीय संविधान में दर्ज है मातृभाषा के रूप में। अब आप संविधान का सम्मान करने लायक नहीं तो आप किस किस आधार पर नेता बनेंगे? आप किसी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, विधायक पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो आपको संविधान का ही आचरण करने का एक शपथ दिलाया जाएगा कि मैं संविधान को हाँ, उसकी शपथ करने के लिए आप उसके सम्मान करने लायक नहीं तो आप भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नेता बनने के लायक नहीं ना। इसको जनता ने कभी स्वीकारा नहीं है। आप भले ही कभी औने पौने में आ गए, इधर उधर से गठबंधन करके आ गए, लेकिन आपको कभी स्वायत्त और ऑटोनॉमस सत्ता के तौर पे और सरकार के तौर पे पूर्ण मेजॉरिटी में कभी नहीं स्वीकारा है। तो इसमें इसमें कई सारे लोगों का योगदान है। वहाँ पे बहुत सारे हमारे बिहारी भाई भाई हैं, यूपी के भाई लोग हैं, मध्य प्रदेश के भाई लोग हैं, झारखंड के भाई लोग हैं, मतलब पूरे भारत के लोग वहाँ पे, राजस्थान, उदयपुर, तमाम जगह के लोग, पूरे भारत के लोग वहाँ शामिल है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हरियाणा में चले आइए, कैपिटल ऑफ इंडिया है। हरियाणा में आप चले आइए, जी बताइए। लोग हरियाणवी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको मारेंगे वो। देखिए, भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, ठीक है। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए और भारत में रहने वाली इतनी सारी भाषाएं, बोलियां हैं, जिनको अगर एक बोली या भाषा का हम अपमान करते हैं तो फिर दूसरी भाषा का कैसे सम्मान हो पाएगा। यदि हम दूसरे प्रांत या दूसरे क्षेत्र के हैं तो हमें अपनी भाषा जिसमें हम कंफर्टेबल हैं वही हमारी मातृभाषा है। हमने अगर बचपन से अगर मैं भोजपुरी समाज से या पूर्वांचल के समाज से हूँ तो भोजपुरी ही मेरी भाषा है, लेकिन मैं अपने ही समाज में उसे उपयुक्त रूप से जोड़ूंगा। जो कहानी एक कही जाती है कि लोमड़ी और सारस ने एक दूसरे को जो है भोज पे बुलाया, तो लोमड़ी ने सारस को जो है एक छोटी सी सुराही में भोजन दे दिया, और जबकि उसका बदला लेते हुए जो है सारस ने लोमड़ी को एक थाली में भोजन दे दिया, जो दोनों के लिए ही उपयुक्त नहीं था। तो कहने का मतलब है जो भाषा की अभिव्यक्ति है, इस पर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको जिस तरीके से सरल और सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं वो करें। और हिंदी की बात अगर करते हैं तो हिंदी के साथ में जो है मातृभाषा जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से परवरिश में से लेकर के आज तक हिंदी ही बूझी है। और ये हिंदी की भी अगर पीछे हम जाना चाहें तो संस्कृत उसके पीछे खड़ी है। संस्कृत ही मराठी का भी जन्म हुआ। जी बिल्कुल, संस्कृत है हमारी असली पहचान और उसका व्याकरण ही सबसे पहले आया है। अगर आप हमारे उपनिषदों और पुराणों को पढ़ें तो सबसे पहले वही आया है, संस्कृत ही आया है। तो हिंदी उसकी एक जो है नया रूप उसको हम कह सकते हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा, इससे हमें किसी बात का परहेज नहीं है, लेकिन अन्य भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए। बट अगर कोई ये कहे कि अन्य भाषाओं के अलावा हमारा काम नहीं चल सकता, हिंदी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। तो ठाकरे जी कहते हैं लेकिन हिंदी बोलेंगे तो महाराष्ट्र में रह नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे। साफ साफ उनका निर्देश। उद्धव ठाकरे के लिए आप क्या कहना है? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एंड पूरी कंपनी। उद्धव ठाकरे के लिए मेरा सीधा जो है प्रश्न ये है कि उनकी जो मुंबई या पूरी माया नगरी है, उनकी जो पूरी मुंबई और माया नगरी वो चल रही है किसके दम पर? यूपी और बिहार की मैन पावर के दम पर। आप उस मैन पावर को हटा देंगे तो क्या आप मुंबई चला लेंगे? कारखाने चला लेंगे? फिल्म इंडस्ट्री चला लेंगे? फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के मजदूर, कारखाने, श्रमिक, आईएएस पीसीएस लॉबी, अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश को हटा देंगे तो कैसे कल्पना कर रहे हैं आप कि आपका मुंबई नगरी से जो है, जिसको हम व्यावसायिक राजधानी कहते हैं भारत की, वो चल जाएगी। और उसके बाद जो हमारी मातृभाषा है हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम आपके यहाँ पर व्यापार करने या जो है अपना आय के स्रोत ढूंढने आए हैं। हो सकता है हमारे उत्तर प्रदेश में उतनी संभावनाएं ना हो या हमें उससे अच्छे मौके मिल रहे हो, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उस मौके पर सिर्फ एकाधिकार किसी का नहीं है। अगर हम बात करें कश्मीर में, तो हम कश्मीर में चले जाएं तो क्या हमें अरबी या फारसी आएगी तभी हम कश्मीर में जाएं? कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है, उस भारत के हर उस कोने में जा सकता है। जिसके पास भाषा का कोई हथियार नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, जो
मुंह से भी नहीं बोल सकता, इशारे से भी नहीं बोल सकते, उसके लिए भी भारत उतना ही है। तो भाषाओं के ऊपर में टिप्पणी करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है, लेकिन हाँ, किसी एक सार्वभौमिक भाषा को हमें अपनाना पड़ेगा एक देश के लेवल पर। जैसे हम अन्य देशों में चले जाएं, तो अन्य देशों में आज भी उन्होंने अपनी एक भाषा को तय रखा है कि हाँ, यही भाषा हमारी औपचारिक और ऑफिशियल लैंग्वेज की भाषा है। अन्य भाषाओं को सीखना एक हमारे लिए एक तजुर्बा या एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मातृभाषा को भूलना ये हमारे लिए बहुत ही शोक का विषय होगा। ये मैं कहूँगा। आप कोई और आप प्रश्न? सजेशन दीजिएगा कि फिर भारत के लिए राष्ट्रभाषा क्या निर्धारित की जाए? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी क्या? राष्ट्रभाषा एक ऑप्शन है, ये किसी के ऊपर थोपा नहीं जाए कि अगर राष्ट्रभाषा हो गई तो आपकी सर पे कनपट्टी पे बंदूक रख दी गई और आपको इसी राष्ट्रभाषा का यूज करना है। ये एक प्रस्तावित भाषा है, जिसका मतलब ये है कि हम इस भाषा को पूर्ण रूप से अपनाएंगे और इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अन्य भाषाओं के साथ भी यही मैं कहना चाहूंगा कि भाषाओं की विविधता, घाट घाट पे बदले पानी और चार कोस पे बानी। तो अगर जब चार कोस पे बानी बदल रही है तो हम कैसे क्या स्टैंडर्ड बना लें कि किस भाषा को हम कह दें कि अवधि को हम मातृभाषा बोल दें, या अवधि को हम जो है राष्ट्रभाषा बोल दें, या ब्रिज को राष्ट्रभाषा बोल दें, मराठी को बोल दें, कश्मीरी को बोल दें, अरबी फारसी किसको बोल दें हम राष्ट्रभाषा। एक जो बड़ा समुदाय, जो बड़ा कम्युनिटी जिस भाषा को बोल रही है और जिस भाषा को समझने में सक्षम है, हम उस भाषा को राष्ट्रभाषा बोल रहे हैं। इसके पीछे हमारा कोई आशय ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य भाषा को अपमानित कर रहे हो। उद्धव ठाकरे जी के लिए और राज ठाकरे के लिए क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे इज जस्ट अ लोकल सजेशन और एक उनको मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी होने के लिए अपनी तरफ से एक उनको चेतावनी। उद्धव ठाकरे जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो भी पत्रकार थे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब एक दायरा, सीमित दायरा नहीं होता कि प्रदेश की राजनीति के दायरे में बात करिए आप। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़े हुए हैं। हमारी सीमाओं का विस्तार जो है पूरा ब्रह्मांड है, पूरा पृथ्वी है। तो अब हम अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो वहां पर ये छोटे स्तर की, प्रदेश स्तर की जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि ताकि आप प्रदेश के कुछ लोगों की तुष्टिकरण करें और बाकी लोगों को, जो आपके आपके ही शहर को चला रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, चाहे कलाकार वर्ग हो, जो भी हो, वो आपकी इंडस्ट्री में आए हुए हैं। मैं झुग्गी झोपड़ी वाले जो श्रमिक हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए, उनकी भी बात कर रहा हूँ कि अगर आप उनको हटा देंगे उस व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से, तो आप कल्पना नहीं कर सकते मुंबई जो जिस गति से दौड़ रहा है। तो इस बारे में मैं चेतावनी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सलाह और मेरा उनसे एक अभिवादन इस प्रकार का है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी किसी एक खास पक्ष की तुष्टीकरण के पीछे न लगे, एक अच्छी राजनीति करें और एक अच्छे राजनेता, जैसे उनके पिता राजनेता थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, और जब हिंदू पर, सनातन पर जब भी कोई आंच आई है तो उन्होंने खड़े होकर के आवाज लगाई है, ललकार लगाई है, वो चाहे मुंबई हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कश्मीर हो, उन्होंने खड़े होकर के आवाज लगाई है। इस बात का मैं समर्थन उनसे भी करता हूँ और उनके पुत्रों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि भारत की अखंडता, प्रभुता और हिंदुत्व और सनातन के लिए वो हमेशा खड़े रहें और उसमें जो है फूट डालने की कोशिश कोई भी ना करे। सीधी, साफ और सटीक बात है कि भारत की अखंडता, एकता और आपसी प्रेम को बरकरार रखने के लिए उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी भारत के साथ रहें। भाषा के नाम पर देश को बांटने का, देश को काटने का प्रयास न करें। और देश से पहले आप अपने प्रदेश को बांट रहे हैं, प्रदेश को काट रहे हैं। अपने प्रदेश में ही रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों के साथ मारपीट करना, उनको मारना, डराना धमकाना और अपनी भाषा को बोलने के लिए एक दबाव बनाना, डर बनाना, भय बनाना, ये कहाँ तक का न्याय है? ये कहीं ना कहीं मराठी जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों, हरियाणा से जाने वाले जो भी लोग हैं, अन्य प्रदेशों के जो मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं, वो भी समझ रहे हैं कि आखिर ये सब दाल क्यों गलाई जा रही है, ये सब खेल और खेला क्यों किया जा रहा है। खेल और खेला करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव को देखते हुए मराठी वोट बैंक को साधने के लिए मराठी भाषा को लेकर के ये वार प्रत्यारोप, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू किया गया है। किंतु
कहीं ना कहीं समझदार जनता, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई टॉपिक, ये कोई विषय ही नहीं है कि हिंदी बोले या मराठी बोले। आपको जिस भाषा में कंफर्ट हो आप वो भाषा बोलें, सामने वालों को समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो किसी और से अपनी बात कह सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश किसी भाषा से नहीं चलता है, ये देश एकता से चलता है। हजारों भाषाएं हैं यहाँ पे, हजार तरह के लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तो पांचों अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग विचारधारा के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक व्यक्ति अपनी बात को आगे रखने के लिए दूसरे व्यक्ति को मारे पीटे या फिर उस घर में ना रहने दे। ये कहीं का न्याय नहीं है, ये पूरी तरीके से अन्याय या फिर पागलपन की श्रेणी में आता है। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, या आप राइजिंग भारत के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं, और फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट पर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देखते रहिए राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद।